हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, आपके छोट प्यारे से प्लेटफॉर्म अरविंदा एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आज वंशागति या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता की बात करेंगे। तो आनुवंशिकता की बात करते हैं पहले कि आनुवंशिकता किन्हें कहते हैं। जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स किन्हें कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि लाइक बिगेट्स लाइक। इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक, जिसका अर्थ होता है कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करना। और संतान उत्पन्न करने के बाद जो भी कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, उन्हें ही जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब यही होता है कि जो भी माता पिता के जो भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें ही आनुवंशिकता कहते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण की बात करते हैं। आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। वही चीज़ें जो आनुवंशिकता है, सेम वही चीज़ें हैं। ये माता पिता के पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के बाद समानताओं एवं असमानताओं को दर्शाते हैं। लेकिन ये आनुवांशिक लक्षण उन्हें कहते हैं कि माता पिता के जो भी कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। कहने का मतलब यही है कि आनुवांशिक लक्षण का मतलब यही है कि जब कोई माता पिता के कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। कोई भी लक्षण, चाहे माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स बच्चों में मिलते हैं, वही लक्षण ही आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं आनुवंशिकता की खोज। आनुवंशिकता की खोज, डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटी। अब आनुवंशिकता की खोज किसने की थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सबसे पहले उन्हीं ने खोज की थी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ
हेरिडिटी। आनुवंशिकता। सॉरी, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किस पे किया था? मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले मटर के पौधे को चूज़ किया था, जिसका पूरा नाम होता है पाइसम सटाइवम। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। इसका बॉटनिकल नेम होता है, मटर के पौधे का नाम होता है बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर इसलिए किया था क्योंकि यह पौधा क्योंकि यह पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है तथा द्विलिंगी होता है। एक वर्षीय, इसे इंग्लिश में एनुअल तथा ये बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब जिस पौधे के बीच पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही द्विलिंगी बोला जाता है। इसलिए मटर के पौधे को इन्होंने चूज किया था, बाइसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब आनुवंशिकता किन्हें कहते हैं? आनुवंशिकता उन्हें कहते हैं कि जब कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो उसे आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। अब आनुवंशिकता की खोज किसने किया था? आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। और मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि यह पौधा एक वर्षीय तथा बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर तो प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहले हेडिंग दे लेते हैं, मेंडल का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से है, चाहे 12th हो चाहे 10th हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, थोड़ा बड़ा में लिख दे रहे हैं, प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड जो नियम होता है वो होता है पृथक्करण का नियम।
जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड होता है, तीसरा होता है, एक मिनट नेक्स्ट पेज चूज कर लेते हैं, इस पे आएगा नहीं। तीसरा जो नियम होता है, थर्ड जो नियम है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। से बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जो तीनों नियम बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। और जो तीसरा है, जिसे थर्ड स्वतंत्र अभियान के नाम से जाना जाता है, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे हाइब्रिडाइजेशन यानी द्विसंकर संकरण के भी नाम से जाना जाता है। द्विसंकर संकरण, इसे द्विसंकर संकरण के भी नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पहले नियम पे चर्चा करते हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया था? तो पहले हेडिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया था? प्रभाविता के नियम में मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे को चूज़ किया था, पहले इसके कलर को लिया था। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे को लिया था जिसकी कलर का फूल एक लाल था, लाल फूल, और दूसरा सफ़ेद फूल। इसको कैपिटल आर से दर्शाया था, और जबकि इसको स्मॉल आर इसके बीच क्रॉस कराया था। क्रॉस का मतलब होता है संकरण। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो कुछ कैरेक्टर लाल से आए थे और कुछ कैरेक्टर सफ़ेद से। F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी में, F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर आए थे वो सभी क्या थे? सभी पौधे हाइब्रिड थे। इसलिए अगर इनको चकरबोर्ड विधि से देखा जाए अगर चकरबोर्ड विधि से इन्हें देखा जाए तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस होता है। तो देखिए कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यानी प्रभाविता के नियम में 100% जो फूल आएंगे वो सभी
हाइब्रिड आएंगे, 100% फूल सभी क्या आएंगे, हाइब्रिड आएंगे। और देखिए परिभाषा इसकी परिभाषा से एकदम सेम वही है जो आप उदाहरण में देखे हैं। सबसे पहले करते क्या है कि हमने क्या किया था कि एक ही पेयर यानी एक जोड़ी, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, मेंडल ने प्रथम नियम में क्या किया था कि लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे के संग जब क्रॉस कराए थे तो प्रथम पीढ़ी में न तो फूल लाल थे न ही सफ़ेद थे, बल्कि क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, न तो लाल न तो सफ़ेद, उनके बीच का जो कलर शो करता है उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड। अब हाइब्रिड देखिए परिभाषा, जब लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल पौधे वाले के संग क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो भी फूल प्राप्त होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। अब देखिए परिभाषा, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, जब एक जोड़ी, एक पेयर ये है एक पेयर ये, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इस आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जब हम लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे के संग क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब संकरण होता है, क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल फूल सफ़ेद फूल पे डोमिनेंट होता है, इसलिए इन्हें प्रभाविता के नियम से जाना जाता है। हमें लगता है कि आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। आगे चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी जो नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी मेंडल ने मटर के पौधे को लिया था, बस इसमें कुछ चेंजेस थे। उन्होंने क्या किया था कि जो मटर का पौधा लिया था उसमें एक पौधा लंबा था, लंबा पौधा। मेंडल ने सेकंड नियम में क्या किया था कि मटर के पौधे को लिया था जिसकी हाइट लंबी थी और दूसरे की अपोजिट में क्या होगी, बौना पौधा। छोटा दिख रहा शायद, और बड़ा करते हैं। लंबा पौधा और उसका अपोजिट बौना पौधा, यानी एक को लॉन्ग प्लांट और दूसरे को ड्वार्फ प्लांट। अब इन्होंने क्या किया था कि लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाया था, जबकि बौने पौधे को स्मॉल टी से। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कुछ लक्षण लंबे से कुछ बौने से। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में। तो अब देखिए स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा तो स्मॉल टी। यानी देखिए यहाँ पे 25% 25% ये 25 और ये 25, यानी 50% ये हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये संकर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बौना पौधा।
ठीक है। तो इसका रेशियो अगर देखा जाए, अगर चकरबोर्ड विधि देखा जाए तो चकरबोर्ड विधि में आ जाइएगा, एकदम सेम वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लंबे पौधे का बौने पौधे के संग क्रॉस कराया गया था, तो एक कैपिटल टी और दूसरा क्या था अपोजिट स्मॉल टी, फिर पुनः जनरेशन नेक्स्ट क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। यानी यहाँ पे देखिए अगर 4 भाग में है तो ये 25, 25, 25, 20, 100% हो गए। यानी 25 ये देखिए फूल जो पौधे हैं वो लंबे पौधे हैं, लंबा पौधा। और ये दोनों देखेंगे तो ये सभी क्या हैं, हाइब्रिड है, यानी संकर है। ये सभी पौधे हाइब्रिड हैं। और ये जो 25% हैं ये पौधे क्या हो जाते हैं, बौना पौधा। तो इसका देखिए रेशियो अगर देखने निकालना हो तो इसका जो रेशियो है, रेशियो बराबर, ये कितनी बार है लंबा पौधा, कितनी बार है, एक बार। ये कितनी बार है, एक बार, 1 रेशियो। ये कितनी बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2। और ये कितनी बार है, 1, तो इसको लिख देंगे 1। यही मेंडल का यही रेशियो है सेकंड नियम का, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 1:2:1, 1H2 2H2 1, ये जो है ये जीनोटाइप है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीनोटाइप है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप सर इसका क्या होगा, तो जीनोटाइप जो कैरेक्टर जीन के आधार पे देखा जाता है उसे जीनोटाइप, और फिनोटाइप जो होता है वो फिजिकली तौर पे देखा जाता है। जैसे ये लंबा है, ये लंबा है और ये बौना है। अब लंबा बौना तो अलग ही दिखेंगे, वो तो लंबा तो अलग ही दिखेगा लेकिन बौना क्या होगा, अलग दिखेगा। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं वो कुछ लंबे की तरह दिखते हैं, इसलिए लंबे और मीडियम वाले को एक साथ जोड़ लिया जाता है। यानी ये जो लंबा है और ये मीडियम है, इसको एक साथ अटैच कर लिया जाता है, इसको जोड़ लिया जाता है, 3 हो जाता है। ये 1 जो बौना होगा वो अलग ही दिखेगा, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया। जीनोटाइप का मतलब जो जीन के आधार पे होते हैं अलग अलग होते हैं, लंबा अलग हो और ये हाइब्रिड अलग हो और बौना अलग हो, ये तीनों जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जीनोटाइप। जीन के आधार पे अलग अलग करना। फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकली तौर से हमें दिखता है उन्हें ही फिनोटाइप कहते हैं, बहुत की आधार पे। तो आप देख लीजिए कि फिनोटाइप मतलब मीडियम, कोई 6 फीट का आदमी है, अगर उसके पास अगर 5 फीट का आदमी खड़ा कर देंगे तो उसे बौना नहीं कहेंगे, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो लंबा और मीडियम दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, S2 1। तो इसका यही एकदम अनुपात आएगा, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, ये इसका फिनोटाइप। अब बात करते हैं परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा एकदम सेम वही चीज़ है कि क्या करते हैं कि जब हम एक जोड़ी, एक ही पेयर है, करते क्या है, जब हम एक जोड़ी, इसका विपरीत क्या है, बौना पौधा है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या कराते हैं, संकरण क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी के साथ पुनः क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण पृथक रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए बात करते हैं थर्ड नियम का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज थर्ड नियम की बात करते हैं मेंडल के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखते हैं मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या किया था। उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को ही चूज़ किया था जिसमें बीज और उसके कलर को लिया था। देखते हैं स्वतंत्र अभियान के नियम में इसका एग्जाम्पल दिए थे मेंडल ने। जिस बीज को लिया था उसका जो कलर था वो पीला व गोल,
बीज कैसा था, गोल था, वह पीला था। पीला व गोल, पीला व गोल, पौधे को लेकर के हरा व झुर्रीदार, हरा व झुर्रीदार पौधे के संग क्या कराया था, क्रॉस कराया था। पीला व गोल एवं हरा व झुर्रीदार पौधे के संग क्या कराया था, क्रॉस कराया था। पीला व गोल को देखिए, पीला को कैपिटल वाई, जबकि गोल को कैपिटल आर और कैपिटल आर से दर्शाया था। और हरा को क्या किया था, उसका जस्ट अपोजिट स्मॉल आर, सॉरी, हरा व गोल स्मॉल वाई, इसका अपोजिट स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इन दोनों के दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्या कराया था, क्रॉस कराया था। मेंडल ने क्या किया था कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्या कराया था, क्रॉस कराया था। कौन सा कलर था, पीला व गोल था, हरा व झुर्रीदार था। अब इन दोनों के बीच में मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो कुछ लक्षण पीला व गोल से आएंगे, कुछ लक्षण हरा व झुर्रीदार से आएंगे। तो देखते हैं क्या आता है। कुछ कैरेक्टर, यहाँ से पीला, यहाँ से हरा, यहाँ से गोल कैपिटल आर, यहाँ से झुर्रीदार स्मॉल आर। यानी प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आ रहे थे उसी का क्या किया, पुनः सेल्फ क्रॉस कराया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखते हैं यहाँ पे पीला व गोल पौधे को हरा व झुर्रीदार पौधे के संग जब क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में पौधे ना तो पीला व गोल थे, ना ही हरा व झुर्रीदार थे, बल्कि ये क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड मीन्स होता है संकर। क्या थे, सभी पौधे क्या थे, हाइब्रिड थे। उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो पौधे हाइब्रिड आए थे उन्हीं का क्या किया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। जब सेल्फ क्रॉस कराए तो इसको तो भाई अब क्रॉस कराएंगे तो एक का 4 बार करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। आइए चकरबोर्ड विधि देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, अभी इस पेज पे आएगा नहीं, दूसरे पेज पे बात करते हैं। ओके, देखते हैं चकरबोर्ड विधि द्वारा इसी पे अभी। सही आ रहा है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में क्रॉसिंग ओवर आएगा। अब मेंडल ने क्या किया था कि पीला व गोल हरा व झुर्रीदार को जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे क्या आए थे, हाइब्रिड आए थे। हाइब्रिड का जब पुनः क्रॉस कराया तो देखिए ध्यान से, देखिए एक कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से एकदम सिंपल हो जाएगा। और देखते हैं एक के साथ क्या करेंगे, कैपिटल आर, एक के साथ स्मॉल आर, एक के साथ कैपिटल आर और अपोजिट के साथ स्मॉल आर। इसी तरीके से यहाँ भी लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इतना समझ में आ गया। हाँ, क्रॉसिंग कराने के बाद पीला व गोल पौधे को हरा व झुर्रीदार पौधे के संग जब क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड जो पौधे आए थे उसी का सेल्फ क्रॉस करा दिए हैं। तो देखते हैं चकरबोर्ड विधि से क्या आते हैं। तो देखिए इसका क्रॉसिंग इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो देखिए कैपिटल वाई और ये क्या है, कैपिटल आर दोनों जगह यहाँ पे। ठीक, ओके। अब इसी का पुनः क्रॉस इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी एक मिनट,
देखिए कैपिटल वाई यहाँ, कैपिटल वाई वहाँ, कैपिटल आर इधर और स्मॉल आर इधर। सबसे पहले हम कैपिटल को लिखेंगे, चाहे कैपिटल वाई हो चाहे कैपिटल आर हो। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं तो देखिए यहाँ कैपिटल स्मॉल यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक। अब इसकी क्रॉसिंग लास्ट से कराते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, कैपिटल वाई वहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, देखिए कैपिटल वाई यहाँ पे भी कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल आर, ठीक। फिर इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसकी क्रॉसिंग अब लास्ट से कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब तीसरे वाले क्रॉसिंग ऊपर वाले से करेंगे, इसकी क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वहाँ कैपिटल वाई हो गया, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो कैपिटल वाई यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक। इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं तो देखिए दोनों जगह स्मॉल वाई कैपिटल आर दोनों जगह, यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक। अब इसकी क्रॉसिंग क्या कराते हैं, इस स्मॉल वाई और कैपिटल आर का स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, तो क्या होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, समझ में आ गया। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, देखिए वहाँ कैपिटल वाई यहाँ स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी क्या है स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसकी क्रॉसिंग फिर कराते हैं तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। सब समझ में आ गया, देखते हैं। ये देखिए पूरा सीरियल में उतार लेते हैं इसको, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये क्या है, वाई कैपिटल क्या है, यहाँ देखिए पीला, कैपिटल आर क्या है गोल, ये क्या है हरा और ये क्या है झुर्रीदार। तो देखिए ये क्या है कैपिटल वाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई पीला व कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई इधर देखिए फिर क्या है पीला व स्मॉल आर क्या है झुर्रीदार, ठीक। स्मॉल वाई यहाँ देखिए हरा व कैपिटल आर क्या है गोल। अब ये देखिए क्या स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल वाई क्या है हरा व स्मॉल आर क्या है झुर्रीदार, ठीक है। अब हम लोग नामंक्लेचर करते हैं इस चकरबोर्ड में कि कौन सा पीला व गोल है, कौन सा पीला व झुर्रीदार है। तो पहले और तीसरे सिंबल को देख के चलते हैं, यानी पहला लेटर और तीसरा लेटर, देखिए पहला और तीसरा सब में टिक कर लेंगे, ये नामंक्लेचर करने में बहुत आसानी होगी। पहला और तीसरा सब पे पहला और तीसरा पे क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे, पहला और तीसरा पे सब पे हो गया। अब जो होगा पीला व गोल है, इसको एक सिंबल दे देते हैं कि मान लेते हैं कि इसको सही का निशान मतलब सही कर लेते हैं, पीला व गोल रहेगा टिक कर देंगे, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिएगा आप लोग पीला व गोल। अब यहाँ पे हम सिंबल दे सही का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये पॉइंट का, ये सिंबल दे देते हैं। तो देखिए जहाँ पे
जहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल होगा उसको सही कर लेंगे। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर सही यानी पीला व गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये भी पीला व गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल। यहाँ देखते रहिए कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल पीला व झुर्रीदार, इसको प्लस कर देते हैं मतलब ये पीला व गोल है। कैपिटल वाई कैपिटल पीला व गोल, पीला व झुर्रीदार। फिर देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर पीला व गोल, पीला व गोल, स्मॉल वाई कैपिटल आर हरा व गोल, इसको माइनस का चिन्ह दे देते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आई ये भी क्या है, माइनस है। स्मॉल वाई कैपिटल आर ये क्या है, ये भी माइनस है। माइनस का मतलब हरा व गोल है। ये देखिए कैपिटल आर पीला व गोल, पीला व झुर्रीदार, ये प्लस हो जाएगा। स्मॉल वाई कैपिटल आर ये क्या हो जाएगा, हरा व गोल, और इस लास्ट में हरा व झुर्रीदार पॉइंट। अब देखते हैं रेशियो अनुपात। देखिए पीला व गोल कितनी बार है, यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो। यहाँ पे देख लीजिए रेशियो यानी अनुपात बराबर कितना आ रहा है। देखिए पीला व गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बार है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 बार क्या है पीला व गोल, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा 9 रेशियो। पीला व झुर्रीदार कितनी बार है, पीला व झुर्रीदार कितनी बार प्लस वाला 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका रेशियो 3। अब देखते हैं हरा व गोल माइनस वाला 1 2 3 3 ये भी है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 3 9 रेशियो 3 रेशियो। ये कितनी बार है झुर्रीदार, ये कितनी बार है 1, तो ये मेंडल का यही है 9 रेशियो 3 रेशियो 1। यही मेंडल का थर्ड नियम का अनुपात है। दिस पॉइंट नोटेड बी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब देखिए परिभाषा, सब में एक एक जोड़ी लिए थे, इसमें क्या है 2 जोड़ी। इसे स्वतंत्र विहन का नियम कहते हैं, या तो एक और नाम से जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं और डाई हाइब्रिडाइजेशन। इसे द्विसंकर संकरण के भी नाम से जाना जाता है, यानी इसे स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण के भी नाम से जानते हैं। द्विसंकर संकरण दोनों के नाम से जानते हैं, चाहे एग्जाम में स्वतंत्र विहन का नियम पूछे या न दे करके कंफ्यूज कभी मत होइएगा, क्योंकि ये एक और नाम से जाना जाता है द्विसंकर संकरण। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। एक पेयर ये एक पेयर ये, यानी 2 पेयर हो गया 1 2, यानी हम कहते हैं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या कराते हैं, क्रॉस संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी का पुनः क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण, यही लक्षण है, जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि
दो जोड़ी मतलब दो पेयर में एक पेयर ये एक पेयर ये, यानी दो पेयर, यानी जब दो जोड़ी विपरीत, यानी कैपिटल पीला व गोल का क्या है विपरीत, हरा व झुर्रीदार, यानी कैपिटल का स्मॉल है, इधर भी जान सकते हैं। यानी जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी का सेल्फ क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये परिभाषा है, यही परिभाषा है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो ना समझ में आए जरूर कमेंट करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मेंडल का तीनों नियम तो खत्म हो गया। एक और नियम है जो मेंडल के नियम, कुछ नियम कानून ऐसे भी होते हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। एक होता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इससे बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ, सॉरी इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम बोलते हैं। यही नियम जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पौधे पर अपना रिसर्च किया था जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। क्या नाम था? मिराबिलिस जलापा। इसको गुलाबास के भी नाम से जाना जाता है, गुलाबास। यही कार्ल कोरेंस ने क्या किया था कि मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर क्या किया था, रिसर्च किया था, जिसको नॉर्मल नाम से गुलाबास के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि गुलाबास के पौधे को लिया था, उनके बीच में क्या कराया था, क्रॉसिंग कराया था। कौन से पौधे थे? एक का कलर रेड था यानी लाल फूल वाला पौधा था, और दूसरा क्या था, सफ़ेद था। किसका पौधा था? वो भी मिराबिलिस जलापा का। एक को दर्शाते हैं कैपिटल आर, सॉरी ये तो मेंडल का। एक को दर्शाते हैं कैपिटल डब्लू, जबकि दूसरे को अपोजिट में दर्शाते हैं स्मॉल डब्लू। किस चीज़ का पौधा है? मिराबिलिस जलापा यानी गुलाबास का पौधा है। वो लाल फूल एक था क्या था, सफ़ेद फूल। एक लाल फूल था और एक क्या था, सफ़ेद फूल। यानी एक को कैपिटल डब्लू से, जबकि सफ़ेद फूल को क्या करते हैं, स्मॉल डब्लू। यानी लाल फूल को कैपिटल डब्लू और सफ़ेद फूल को स्मॉल डब्लू। इन दोनों के बीच में क्या किया था, कार्ल कोरेंस ने क्रॉस कराया था। क्रॉस मीन्स होता है संकरण। क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में कैपिटल डब्लू एक लक्षण लाल फूल से और कुछ लक्षण वाइट, यानी प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में F1 यानी प्रथम पीढ़ी में जो भी फूल उत्पन्न हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, गुलाबी मतलब पिंक कलर के फूल उत्पन्न हो रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो भी लक्षण प्राप्त हुए थे उसी का सेल्फ क्रॉस करा दिया। जो गुलाबी रंग का फूल था उसी का क्या कराया, पुनः क्रॉस कराया। अब देखते हैं इसकी क्रॉसिंग अगर इसके साथ कराए तो कैपिटल डब्लू। अब इस कैपिटल डब्लू का इस स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। अब इस स्मॉल डब्लू का इस कैपिटल डब्लू के साथ कराते हैं तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, और इस स्मॉल डब्लू का स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल डब्लू।
ओके। अरे ये क्या किए थे कि ये भी क्या किए थे, लाल और सफ़ेद फूल को लेकर क्रॉस कराए थे। किसका फूल था वो, मिराबिलिस जलापा यानी गुलाबाज का पौधा था। लाल और फूल सफ़ेद पौधे को लेकर के क्या कराया था, लाल फूल और सफ़ेद फूल को लेकर क्रॉस कराया था। तो कुछ लक्षण लाल से आए थे, कुछ लक्षण सफ़ेद से आए थे। जो नेक्स्ट पीढ़ी आई थी यानी F1 जनरेशन आया था, वहाँ पे क्या बन रहे थे, पिंक यानी गुलाबी रंग के फूल बन रहे थे। किसका, मिराबिलिस जलापा के पौधे का फूल गुलाबी हो रहा था। जो गुलाबी कलर पिंक आया था उसी का क्या किए थे, एकदम सेल्फ क्रॉस कराए थे। सेल्फ का मतलब पुनः जो आया है लक्षण उसी का पुनः कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू उसी का उसी जाति के संग क्या कराए, फिर से क्रॉस कराए। तो F2 जनरेशन में देखते हैं, इसे F2 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी। यानी द्वितीय पीढ़ी में क्या आए थे कि यहाँ देखिए ये 25% क्या थे, रेड थे। और ये क्या थे 50% क्या थे, ये पिंक थे। और 25% जो थे वो क्या थे, वाइट थे। इसका जो रेशियो आएगा, अनुपात, इसका जो रेशियो आ रहा था, इसका जो रेशियो अनुपात आ रहा था, रेशियो बराबर 1:2 2:1। जबकि मेंडल के प्रभावता के नियम में 100% लाल फूल आ रहे थे, यहाँ पे क्या था 1:2 2:1। 1 का मतलब 25% जो था वो रेड आ रहा था, 50% पिंक आ रहा था और 25% क्या आ रहा था, वाइट। यही था। आइए देखते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, आप लोग जानते होंगे डीएनए क्या है। तो इसके पहले डीएनए से पहले जानने से पहले ये जानिए कि न्यूक्लिक एसिड, पहले क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, शायद आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा। यानी सेल यानी न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक क्या होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। पहला क्या होता है, डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। बात करते हैं डीएनए। डीएनए का जो पूरा नाम होता है, वो पूरा नाम डीएनए का होता है डीएनए का जो पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, यानी इस डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी डीएनए पूछा जाता है एक नंबर में क्लास 10th में कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा क्या नाम होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग को आरएनए पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, जो भी डिस्कशन करना है बस केवल ओनली डीएनए पे ही करेंगे। तो बात करते हैं डीएनए की।
पहला टॉपिक मेरा ये है डीएनए। डीएनए 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 क्या होता है? देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। बात करते हैं कि डीएनए डीएनए को बोला जाता है, डीएनए एक पॉलीमर है जो कई मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या है? पॉलीमर है, जिसे पॉलीमर को बोलते बहुलक। डीएनए क्या है? डीएनए एक बहुलक है जो कई एकलक से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक, डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है, बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर और एकलक को बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, यानी डीएनए एक क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, ये फिर क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है जब जो कई मोनोमर से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। डीएनए का जो निर्माण होता है, जो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है वो न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से होता है। किससे? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से होता है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड उन्हें कहते हैं जब शर्करा यानी शुगर, फास्फेट आयन और नाइट्रोजनस बेस, जब शर्करा, फास्फेट आयन और नाइट्रोजनस बेस जब आपस तीनों में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी शुगर हो गया, फास्फेट आयन हो गया और ये क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब शर्करा, फास्फेट आयन और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब जब एक से अधिक यानी एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, एक से अधिक जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड किन्हें कहते हैं? जब शर्करा, फास्फेट आयन और नाइट्रोजनस बेस तीनों आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को ही न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बात करते हैं, शर्करा जान ही रहे हैं, शुगर, चीनी। फास्फेट आयन का सूत्र होता है H3PO4। जबकि नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन दो पदार्थों के आपस में मिलने से होता है। एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। इसको लिख लीजिएगा शॉर्ट नेम, एडिनिन, इसको बोलते हैं ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन। जबकि पिरिमिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यानी साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल।
ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, यूरेसिल। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना। अब डीएनए की संरचना देखते हैं, तो डीएनए की जो संरचना होती है वो हेलिक्स मॉडल होती है, डबल हेलिक्स मॉडल। फिगर ड्रा करते हैं, देखिए। ये डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होते हैं कि जो प्यूरिन होते हैं, इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा, प्यूरिन एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। जबकि पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब क्या होता है, जो डीएनए के स्ट्रैंड को बांधे रखने का कार्य करता है, डीएनए के स्ट्रैंड डबल हेलिक्स होते हैं इस तरीके से, और इस जो डीएनए को बांधे रखने का कार्य करता है वो नाइट्रोजनस बेस करते हैं। कौन करते हैं? नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन बेस क्या करते हैं, इस डीएनए के स्ट्रैंड को बांधे रखने का कार्य करते हैं। जैसे सीढ़ी के बीच में एक डंडा लगाया जाता है, तब सीढ़ी जाके खड़ी होती है दोनों डंडा, अन्यथा ये सीढ़ी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इस स्टैंड को खड़ा करने के लिए क्या होते हैं, इस स्टैंड को खड़ा रखने के लिए क्या करते हैं कि यही नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टैंड को बांधे रखने का कार्य करते हैं। अब बांधते कैसे हैं, अब इस स्टैंड में क्या होते हैं कि प्यूरिन का एक बेस एडिनिन और पिरिमिडिन का एक बेस थायमिन, यानी एडिनिन प्यूरिन का एक बेस एडिनिन और पिरिमिडिन का एक बेस थायमिन, ये क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बांड से क्या होते हैं, इसको बांधे रखते हैं। जबकि प्यूरिन का एक बेस ग्वानिन, पिरिमिडिन का एक बेस साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बांड द्वारा क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बांधे रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये बीच वाला जो बांड होते हैं ये बहुत वीक बांड होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन बांड कहा जाता है। अब देखिए इसमें देखते हैं, हाँ, तो अब क्या करते हैं, ये प्यूरिन का एक बेस एडिनिन डबल बांड, प्यूरिन का एक बेस एडिनिन और पिरिमिडिन का एक बेस थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि ग्वानिन का एक बेस और पिरिमिडिन का एक बेस, साइटोसिन का एक बेस क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बांड द्वारा। इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे, A डबल बांड T और G ट्रिपल बांड C। इस तरीके से क्या करते जाएंगे, इस बांड को एडिनिन डबल बांड थायमिन और ग्वानिन ट्रिपल बांड साइटोसिन। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे को बांधे रखने का कार्य करते हैं। इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। ठीक। अब डीएनए के स्ट्रैंड का दो सिरा होता है, ऊपर 2 सिरा नीचे। तो पहले सिरे को इस तरीके से क्या करते हैं, दर्शाते हैं प्राइमर से।
एक को बोलते हैं 3 प्राइमर, जबकि उसी सिरे के अंतिम सिरे को बोलते हैं 5 प्राइमर। जबकि पहले सिरे को 5 प्राइमर, तो उसी सिरे के अंतिम सिरे को बोलते हैं 3 प्राइमर। ठीक है, अब देखिएगा, एक सिरे को 3 प्राइमर, दूसरे सिरे को 5, पहले सिरे को 5, दूसरे सिरे को 3 प्राइमर। अब देखिएगा ये हेलिक्स यहाँ से चला है, इसके एकदम सामने यहाँ देखिए, फिर इसको फिर पुनः अपने स्थान पे आने पे जितनी दूरी होती है, जितनी दूरी होती है, ये लगभग 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे क्या होती है, इसकी हेलिक्स होती है। एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स की पूरा कर्ल करने में जितनी दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब एक डंडे से दूसरे डंडा बोल सकते हैं, या एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। जबकि डीएनए की जो पूरी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यानी इसकी पूरी चौड़ाई डीएनए की कितनी होती है, वो लगभग कितनी होती है, लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स पूरा कर्ली करने में जितनी दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यानी एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। और ये देखिए जो बीच में बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड दिख रहे हैं, इन बांड को बोलते हैं हाइड्रोजन बांड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बांड। ये जो बांड होते हैं बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। कभी कभी ये बांड जब ब्रेक करते हैं तो एक डीएनए से दो डीएनए का क्या होता है, इस तरीके से एक डीएनए से क्या होता है, दूसरे डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बनने वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना हो जाता है, एक स्ट्रैंड नया हो जाता है। तो इस टाइप्स के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स का रेप्लिकेशन कहा जाता है। यानी जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है तो इस डीएनए को ही क्या बोला जाता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन बोला जाता है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, जब एक डीएनए से दूसरे नए डीएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। कब होते हैं, जब ये जो बांड होते हैं कभी कभी ये सब क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, यहाँ से बीच से ये बांड ब्रेक कर जाते हैं। तो ये क्या होती है, डीएनए की चौड़ाई दूसरे तरफ फैलने लगती है, जिससे एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, जिससे डीएनए बन के क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। डबल हेलिक्स मॉडल किस नाम से जाना जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल, या इसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल से भी जाना जाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। किसी भी नाम से अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर क्लास 10th में पूछा जाएगा, चाहे डबल हेलिक्स मॉडल पूछे मतलब द्विकुंडलित, या तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल, या डीएनए की संरचना, तो फिगर यही बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।